नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाथ पैर कांपना कौन सी बीमारी के लक्षण हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो पेशेंट है उसके हाथ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपन देखने को मिल रही है। उसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो पेशेंट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाथ उसके काँप रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा कि उसको समझे कि कोई चीज़ पकड़नी है या फिर कुछ लिखना है तो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो तो फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा कंपन देखने को मिल रही है। फिर ये डायग्राम में देखोगे तो उसके पैर में जो है वो कंपन देखने को मिले, हाथ को उसके पैर कांप रहे हैं। फिर यहाँ पे पेशेंट को जब ग्लास पकड़ना है तो वो पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। फिर पैरों में कई बार जो है वो इस तरह से कंपन या फिर पैर जो है वो कांपने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है या फिर ये कौन सी बीमारी के लक्षण वगैरह है, तो उसके बारे में डिटेल में सीखेंगे आज के लेक्चर में और कवर करेंगे अलग अलग पॉइंट्स को। जैसे कि सबसे पहले समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, फिर समझेंगे उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं, रीजंस वगैरह मतलब कि कोजेस क्या है, डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, ट्रीटमेंट के क्या अलग अलग ऑप्शन है और कौन सी दवाइयाँ उपयोग भी होती है ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है। तो ऐसे ही समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मा रॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बात है टॉपिक पे और समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है कि जिसके अंदर पेशेंट को क्या होता है कि उसके हाथ और पैर जो है वो कांपने लगते हैं। तो ये जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारी है और उसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम ट्रेमर कहते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है कि इनवॉलंटरी जो है वो ये प्रोसेस होते रहते, मतलब कि आपका ये जो प्रोसेस के ऊपर कोई भी काबू नहीं होता, ये खुद से ही ऐसा होता है कि आपका जो हाथ कांपने लगते हैं या फिर पैर कांपने लगते हैं या फिर फिंगर्स में कंपन देखने को मिलती है। और ये स्पेशली हम बीमारी देखें तो नर्वस सिस्टम के रिलेटेड बीमारी है या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो उसको कहा जाता है कि जो हमारी न्यूरॉन्स होती है वो समझो कि डैमेज होने लगती है या फिर जो हेल्दी न्यूरॉन्स होते हैं उनमें किसी भी तरह से खराबी आती है। तो ये जो प्रॉब्लम जो वो हो सकता है कि जिसको हम ट्रेमर कहते हैं मेडिकल टर्म्स के अंदर, या फिर एसेंशियल ट्रेमर्स भी कहा जाता है। तो उसके अंदर स्पेशली होता यह है कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनवॉलेंटरी हो जाती है, मतलब कि उसके ऊपर हमारा कोई काबू नहीं रहता। तो ये इसके अंदर होने का ये जो मेन यहाँ पे आप एक रीज़न देखो तो ये जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स होती है वो किसी तरह से समझो कि डैमेज होती है, वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाती। तो उसके कारण ये जो है सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो लक्षण है वो स्पेशली ट्रेमर कहा जाता है मेडिकल टर्म्स के अंदर। और उसके सिम्टम्स हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हो उस तरह से पेशेंट को जो है वो सेकीनेस देखने को मिलती है उसके हाथों के अंदर, मतलब कि हाथ में कंपन देखने को मिलते हैं, हाथ उसके कांपने लगते हैं। सेकंड सिम्टम्स हम देखें तो कोई चीज़ समझे कि आपको हाथ में पकड़नी है, आपको लिखना है या फिर कोई खाना बनाते वक्त कोई बर्तन वगैरह का आपको पकड़ना है या फिर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो आप अच्छे से नहीं कर पाते बिकॉज आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हाथ में। तीसरा हम देखें तो आपके जो फिंगर्स होते हैं उसमें भी जो वो शेकिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे भी कंपन देखने को मिलती है। फिर जो हमारे पैर है वो भी कांपने लगते हैं कि यहाँ पे आप देख सके कोई एक पैर या फिर दोनों पैर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यहाँ पे आप देखो कि पेशेंट को जो ग्लास पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर वो अच्छे से पकड़ नहीं पाते और कई बार हाथ में से ग्लास वगैरह जो है वो गिर भी जाते हैं। फिर वॉइस में भी यही देखने को मिला कि उनका जो वॉइस है उस तरह से हो जाता है कि प्रॉपर वो बोल नहीं पाते, स्पीच जो है वो काफ़ी स्लर हो जाती है। फिर जब कुछ लिखना है या फिर उसको ड्रॉ करना है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये वाला समझो कि नॉर्मल है कि आप बना रहे हैं एक स्पाइरल, पर ये वाली साइड का स्पाइरल आप देखोगे तो वो अच्छे से नहीं बना है बिकॉज पेशेंट को क्या होता है कि जब उसके हाथ में जो वो कंपन रहती है, हाथ कांप रहे, तो उस वक्त जो वो प्रॉपर वो ना ही अच्छे से लिख पाते हैं ना ही कुछ ड्रॉ कर पाते हैं। फिर जो यूटेंसिल्स के में आगे भी बात की कि जब भी आपको कुछ खाना बनाना है या फिर कोई ऐसी प्रोसेस करनी है उस वक्त समझो कि आपको ग्लास पकड़ना है, बर्तन वगैरह को हैंडल करना है, स्पून वगैरह को आपको पकड़ना है तो वो आप अच्छे से नहीं पकड़ पाते और ये एक सिम्टम देखने को मिलता है ये एक एसेंशियल ट्रेमर के अंदर। फिर अब उसके रीजंस हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला ये रीजन होता है जीनेटिक होता है, मतलब कि फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि समझो कि फैमिली ट्री के अंदर किसी को ये प्रॉब्लम था तो आपको भी ये प्रॉब्लम जो है वो आगे जाके हो सकती है।
सेकंड रीज़न हम देखें तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब कि आपकी न्यूरॉन्स या फिर आपके ब्रेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उसके कारण आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे या फिर उनको कमांड अच्छे से नहीं मिल रहे, तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, कि जिसको हम स्पेशली न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तीसरा रीज़न हम देखें तो जो MS का जो प्रॉब्लम होता है, जिसको मेडिकल टर्म्स के अंदर हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो हमारी हेल्दी न्यूरॉन्स होती है उसमें आप देखो तो नोड ऑफ रेनवियर होता है, स्वान सेल्स होते हैं और नर्व फाइबर होता है और मायलिन का बना एक प्रॉपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके ऊपर। पर ये जो मायलिन जब डैमेज होता है तो एक मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसको हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन कहते हैं। तो इसके कारण भी हाथ और पैर जो आपको में कंपन देखने को मिल सकती है, वो कांप सकते हैं हाथ और पैर। फिर पार्किंसंस डिसीज में एक सिम्टम बनता है कि यहाँ पे आप देखो कि ट्रेमर एक यहाँ पे सिम्टम डिस्कस किया हुआ है पार्किंसंस डिसीज के अंदर, कि जिसके अंदर भी न्यूरॉन्स जो वो डैमेज होने लगती हैं। पांचवा हम रीजंस देखें तो स्ट्रोक या फिर कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हुई है, तो यहाँ पे आप देखो कि ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल का जो है वो रप्चर हुआ है, मतलब कि ब्लड वेसल जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर ही टूट जाती है, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक हो जाती है आपके ब्रेन के अंदर, तो उसके कारण भी ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ट्रेमर का। फिर छठा रीज़न हम देखें तो मर्क्यूरी पॉइजनिंग में भी ये एक सिम्टम देखने को मिलता है कि किसी के अंदर ये मर्क्यूरी का पॉइजनिंग हुआ है शरीर के अंदर, तो भी उसके हाथ पैर जो है वो कांपने लगते हैं। सातवां हम देखें तो आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव है, कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स के अंदर हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। आठवां रीज़न हम देखें तो आपके लीवर या फिर किडनी फेल है, कि किसी के लीवर में प्रॉब्लम है या फिर किडनी या फिर दोनों खराब है, तो भी एक सिम्टम डेवलप होगा कि आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। एंजाइटी या फिर जब किसी को पैनिक अटैक आता है तो भी एक सिम्टम डेवलप होता है, तो ये एक रीज़न है। 10वां रीज़न हम देखें तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है जैसे न्यूरॉन्स भी वीक होने लगती हैं, तो उसके अंदर भी जैसे बढ़ती उम्र के साथ भी ये सिम्टम जो वो लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि अस्थमा के जो मेडिकेशंस आते हैं उनकी एक साइड इफेक्ट होती है ट्रेमर, एम्फेटामाइंस है, कैफीन वगैरह है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, या फिर जो साइकेट्रिक ड्रग्स लोग यूज़ करते हैं उनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर 12वां रीज़न हम देखें तो वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कि समझ लो कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, तो भी ये सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। और लास्ट एक रीज़न हम देखें तो वो है कि आपके ब्रेन के अंदर कैल्शियम का जमा होना, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, कि जिसके कारण क्या होता है कि जो कैल्शियम जो है वो ब्रेन के अंदर एंटर होता है, कि जो हमारे हड्डियों के अंदर या फिर जो हमारे टीथ होते हैं उसमें जमा होना चाहिए, पर वो हमारे ब्रेन के अंदर जमा होने लगता है और उसके कारण भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न है कि जिसके कारण ये एक सिम्टम या फिर ये एक लक्षण जो है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं उसके डायग्नोसिस की, तो कैसे पता चलेगा कि रीजंस वगैरह क्या है, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और कुछ प्रोसीजर्स वगैरह है मेडिकल, जैसे कि सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री जो है वो चेक की जाती है पेशेंट की, कि अच्छे से उसके साथ पेशेंट काउंसलिंग किया जाता है, 10-15 मिनट प्रॉपर उसको क्वेश्चन एड्रेस की जाती है और उसके बाद आपको पता चलता है कुछ रीजंस वगैरह। सेकंड, ब्रेन का सीटी स्कैन या फिर MRI जो है वो की जाती है, कि जिससे प्रॉपर पता चलता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर तीसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, कि पेशेंट के जो है वो प्रॉपर आप चेक करते हैं, तो भी उसके बातचीत से एज वेल एज उसको फिजिकली चेक करके भी पता चलता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिसके अंदर टॉर्च वगैरह को यूज़ करके या फिर इस तरह से जो रिफ्लेक्स हैमर्स वगैरह आती है उसको यूज़ करके भी एक फिजिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, स्पेशली न्यूरॉन्स के रिलेटेड। फिर ब्लड और यूरिन टेस्ट भी किया जाता है, कि जिससे आप रीज़न पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम किस रीज़न से हो रही है। फिर ये एक टेस्ट खास किया जाता है इसके अंदर, कि जो स्पाइरल ड्राइंग का जो टेस्ट है या फिर एक टास्क दिया जाता है पेशेंट को, कि उनको इस तरह से प्रॉपर एक हेल्दी जो है वो ड्राइंग करनी होती है, पर वो अच्छे से नहीं कर पाते, तो इस तरह से ये इस तरह वो ड्रॉ करते हैं, कि जिससे हमें पता चलता है कि ये एसेंशियल ट्रेमर जो है वो उनके अंदर डेवलप हो रहा है। तब बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, कि कौन से अलग अलग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है।
ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके लिए पेशेंट को फिजिकल थेरापी दी जाती है या फिर स्पीच लैंग्वेज थेरापी की जिसको शॉर्ट में एसटी कहते हैं, या फिर ऑक्यूपेशनल थेरापी की जिसको शॉर्ट में हम ओटी कहते हैं। तो ये 3 अलग अलग जो ट्रीटमेंट है पीटी, एसटी एंड ओटी जो वो पेशेंट को दी जाती है कि जिससे ये प्रॉब्लम जो वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। तो ये खास एक जरूरी ऑप्शन बनता है अगर आपको ये ट्रेमर का प्रॉब्लम है। सेकंड हम देखें तो डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन करके एक सर्जरी का ऑप्शन रहता है, तो ये भी जो एक ऑप्शन रहता है इसके अंदर ट्रीटमेंट का। फिर तीसरा हम देखें तो अलग अलग जो मेडिकेशंस यूज होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो मेडिकेशंस में हम देखें सबसे पहले तो बीटा ब्लॉकर्स जो दवाइयाँ होती है उसके अंदर प्रोप्रानोलोल का ऑप्शन रहता है। तो प्रोप्रानोलोल के डोज के बारे में आपको बता दूं कि उसका जो डोज रहता है वो खासकर 40 से लेकर 80 मिलीग्राम जितना होता है। दिन में 2 बार या फिर दिन में 4 बार भी पेशेंट उसको ले सकते, पर दिन में मैक्सिमम डोज जो है वो 160 mg से ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ना चाहिए। सेकंड मेडिसिन हम देखें तो वो है प्राइमीडॉन के जो टैबलेट्स आते हैं कि जिसका डोज जो है वो 100 से लेकर 200 मिलीग्राम जितना रहता है। दिन में 2 बार जो है उसको यूज़ किया जाता है। तीसरा ऑप्शन रहता है अल्प्राजोलम का कि जो बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग है जिसका डोज रहता है 0.25 से लेकर 1 मिलीग्राम जितना पेशेंट लेते हैं दिन में 3 बार, पर यूजुअली ट्रीटमेंट जो है वो लोअर डोज से जो है वो स्टार्ट की जाती है। आगे चौथा ऑप्शन बनता है वो है क्लोनाजेपाम के टैबलेट्स का। तो क्लोनाजेपाम का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केटेड फॉर्मुलेशन के अंदर 0.25 मिलीग्राम के टैबलेट्स है और उसका भी डोज रहता है सेम अल्प्राजोलम की तरह ही 0.5 से लेकर 5 मिलीग्राम, वो भी दिन में 3 बार जितना उसका डोज रहता है। पांचवा ऑप्शन बनता है हमारे पास वो है मीर्टाजेपिन का कि जिसका डोज है 15 से लेकर 45 मिलीग्राम जितना रहता है पर डे। तो मान लो ये 15 मिलीग्राम के जो टैबलेट्स है वो पेशेंट दिन में 2 बार या फिर 3 बार ले सकता है। छठा ऑप्शन हम देखें तो टॉपिरामेट का रहता है। तो यहाँ पे उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं टॉपामेक करके कि जो 25 मिलीग्राम्स के टैबलेट है, तो इसका डोज रहता है 25 मिलीग्राम ओडी, मतलब कि सिर्फ एक ही बार जो ये टैबलेट आपको दिन में लेनी होती है। सातवां ऑप्शन बनता है गाबापेंटिन का कि यहाँ पे गाबापिन करके उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं। तो उसका डोज रहता है 100 से 300 मिलीग्राम और दिन में एक ही बार या फिर दिन में 3 बार ये 100 मिलीग्राम के टैबलेट जो वो पेशेंट ले सकता है। और अगर आप 200 मिलीग्राम या फिर 300 मिलीग्राम में ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बार जो वो लेनी चाहिए। आठवां ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो लेवेरा के जो टैबलेट्स आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में, और उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो लेवेटेरा से सिटम करके जो मेडिकेशन है, तो जिसका जो डोज है वो है 250 से लेकर 750 मिलीग्राम जितना दिन में 2 बार रहता है। तो ये 250 mg के जो टैबलेट है वो पेशेंट दिन में 2 बार ले सकते हैं या फिर 3 बार भी आप उसको ले सकते हैं। नौवां ऑप्शन हम देखें तो अब सप्लीमेंट्स की बात है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी ये इसको रिस्पॉन्सिबल है ये प्रॉब्लम होने के लिए। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट जैसे कि उसके सचेट्स वगैरह आते हैं, ग्रैन्यूल्स, और उसके कैप्सूल्स वगैरह भी आते हैं। तो अगर आप सचेट यूज़ करते हैं या फिर आप कैप्सूल यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक सचेट या फिर एक कैप्सूल आपको वीक में यूज़ करनी होती है। इसलिए आप देखो कि जो कैप्सूल भी जो है वो 4 ही दी गई है। तो 1 महीने का ये समझो कि कोर्स है आपका, तो हर वीक जो है आप ये एक कैप्सूल जो है वो यूज़ करते हैं। 10वां ऑप्शन हम देखें तो न्यूरॉन्स के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं कि न्यूरॉन्स के हेल्दीनेस के लिए जो दवाइयाँ लेनी जरूरी पड़ती है, तो उसमें एक मैकोनर्व फॉर्ट करके काफ़ी अच्छा फॉर्मुलेशन आता है। तो ये एक टैबलेट या फिर उसके जो कैप्सूल्स होते हैं आपको पूरे दिन में एक ही लेनी होती है। हायर डोज लेने से कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती है। फिर उसके ऑप्शन में दूसरा बनता है वो है न्यूरोबियन फॉर्ट के जो टैबलेट्स आते हैं, तो वो भी एक ही टैबलेट आपको लेनी होती है। फिर 12वां ऑप्शन यहाँ पे हम देखें तो होम्योपैथिक मेडिसिन का एक ऑप्शन है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी रहती है ट्रेमर्स वगैरह के लिए। तो उसमें आप देख सकते हैं जेल्सियम का एक ऑप्शन देख रहे हैं आप। तो SBL में भी आपको यह जेल्सियम मिल जाता है कि जिसका डोज रहता है 3 से लेकर 5 जितने ड्रॉप्स आपको लेने होते हैं 2 से 3 बार, और वो भी पानी के अंदर उसको डाइल्यूट करके आपको ये ड्रॉप्स जो है वो लेने होते हैं। उसी के अलावा इसमें अल्टरनेटिव एक दूसरा भी ऑप्शन है, वो है अगेरिकस के ड्रॉप्स रहते हैं। तो उसका भी डोज जो है वो सेम रहता है कि 3 से लेकर 5 जितने ड्रॉप्स पेशेंट यूज़ करते हैं दिन में 2 या 3 बार,
और वो आपको सेम सिमिलरली पानी के अंदर मिक्स करके उसको लेने होते हैं। इसी में एक और ऑप्शन है, वो है प्लम्बम का ऑप्शन रहता है। तो ये भी सिमिलर तरीके से आपको ड्रॉप्स जो है वो यूज़ करने होते हैं। तो ये सभी अलग अलग मेडिकेशंस के ऑप्शन रहते हैं कि जब किसी का इस तरह से प्रॉब्लम है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं, पैर वगैरह कांपने लगते हैं, तो इस तरह से हम प्रॉपर उसका उपचार कर सकते हैं। तो ऐसे समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।